देखिए आज के लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं और फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जो मुक्त दोलन होते हैं, जब कोई भी बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है बिना किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की हेल्प के, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं कि जब डैम्पिंग फोर्स एक्टिव होती है, यानी कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि कोई भी बॉडी है या सिंपल पेंडुलम है, जब वो एयर में ऑसिलेट करता है तो एयर की वजह से उस पर फ्रिक्शन भी लग सकता है। तो डैम्पिंग फोर्स यानी कि अपोजिंग फोर्स जो कि उस बॉडी का जो ऑसिलेट कर रही है उसके मोशन का अपोज करे। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली घटता चला जाता है। तो इस तरह के ऑसिलेशंस को, दोलन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, क्योंकि वहां पर डैम्पिंग फोर्स लग रही है। थर्ड आपने को ने देखा था कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। जब किसी भी बॉडी पर आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, कोई आवृत्ति बल उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो वो बॉडी जो होती है उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ही ऑसिलेट करने लगती है। जब आप किसी भी बॉडी पर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो बॉडी होगी वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, लेकिन बाद में जो वो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई की है वो डोमिनेंट हो जाती है और वो बॉडी उस ही फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने लग जाती है, जिसमें इस तरह का जो ऑसिलेशन होता है उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपने एक फॉर्मूला भी देखा था कि अगर हम डैम्पिंग फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें तो जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड आप कैसे निकाल रहे थे, A इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस एन नॉट स्क्वायर, जहां पर n जो है वो फ्रीक्वेंसी थी उस फोर्स की जो एक्सटर्नली आपने अप्लाई की है, यानी कि जो पीरियोडिक फोर्स आपने अप्लाई की है, और n नॉट जो था उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। तो ये क्या था, आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन था। रेजोनेंस क्या होता है, ये इसी में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब किसी बॉडी पर आप बाहर से कोई पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो बॉडी क्या करती है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इफेक्ट में भी। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। यानी कि जब बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है लेकिन किसके इफेक्ट में, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इफेक्ट में, जिसकी फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। हमने किसी भी बॉडी पर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई जिसकी फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, तो अब बॉडी क्या होगी, पहले अपने आप स्टार्ट करेगी, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे जो फोर्स आप लगाई है आपने वो क्या हो जाएगी, वहां पर डोमिनेंट हो जाएगी। यानी कि अब क्या होगा वहां पर कि जो भी आपकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी वो वहां पर डोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि बॉडी जो होगी उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। अब क्योंकि यहाँ पर फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो बॉडी होगी वो अभी भी क्या होगी, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट कर रही है। लेकिन इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होगा बॉडी के ऑसिलेशंस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम देखें, जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला था फोर्स्ड ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है, जहां पर n क्या था, जो भी पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थी, और n नॉट क्या है, यहाँ पर जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको ये क्लियर है कि अगर n और n नॉट यानी कि फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कम हो जाएगी, क्योंकि अगर n और n नॉट में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो कि अगर n और n नॉट के बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास रहेगी, एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगर हम इसमें एक कंडीशन मान लें कि n इज इक्वल्स टू n नॉट, ये कब है, जब हमने डैम्पिंग इफेक्ट्स को क्या कर लिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। अब इसमें अगर हम ये कहें
कि अगर n और n नॉट दोनों बराबर हैं, ठीक है, रेजोनेंस कब होती है, जब फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, n इज इक्वल्स टू n नॉट। तो अगर n और n नॉट यहाँ इस फॉर्मूले में हम देखें बराबर हो गए तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो आपका इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। यही जो है आइडियली जो कंडीशन है रेजोनेंस की वो यही है कि जब बॉडी की फ्रीक्वेंसी और क्या कहते हैं जिस भी फोर्स पर जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, तो उस कंडीशन में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली लेकिन अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिट हो जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ वहाँ पर डिसिपेटिव फोर्सेस जो होंगी जो उसके मोशन को अपोज करेंगी वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि डैम्पिंग वहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डैम्पिंग प्रेजेंट जरूर होगी। तो एम्पलीट्यूड वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक फैक्टर और आ जाएगा डैम्पिंग की वजह से। तो इसका मतलब उस केस में एम्पलीट्यूड इन्फिनिट नहीं मान सकते। डैम्पिंग का मतलब क्या है कि जो एनर्जी है या कह सकते हो कि जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि डैम्पिंग मतलब वहां पर जो डैम्पिंग फोर्स लगती है वो नेगेटिव वर्क करती है, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी का धीरे धीरे लॉस होता चला जाएगा। तो अगर धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो रहा है और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, इन्फिनिट। एम्पलीट्यूड इन्फिनिट का मतलब क्या हो गया कि उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, इन्फिनिट हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डैम्पिंग की वजह से एनर्जी क्या है, कंटिन्यूसली लॉस होती चली जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आइडियली हम ये नहीं कहेंगे कि आइडियली हम ये कहेंगे कि n अगर n नॉट के बराबर है तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिट हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली n जब n नॉट के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इन्फिनिट तो नहीं होगा, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई उसकी वैल्यू जो है वहां पर बढ़ जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इन्फिनिट नहीं होगा प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई भी बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है उस पर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो एम्पलीट्यूड आइडियली इन्फिनिट हो जाता है ऑसिलेशंस में, और प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसकी शार्पनेस या फ्लैट, दो तरह से रेजोनेंस होता है, तो उनमें क्या डिफरेंस है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जो आपने क्या देखा कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो फोर्स आपने अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर होगी, ठीक है, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे शार्पनेस से मतलब क्या है कि जब n की वैल्यू n नॉट के बराबर है, ठीक है, n यहाँ पर क्या है, जो फोर्स आपने अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी, और n नॉट क्या है, यहाँ पर जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब n की वैल्यू n नॉट के बराबर होगी, जिसको हम यहाँ पर एक ग्रीन लाइन से शो कर रहे हैं, ये लाइन जो है, ये ग्राफ जो है आपका, यहाँ पर हमने x एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी को शो किया है, y एक्सिस के अलोंग एम्पलीट्यूड को हम शो कर रहे हैं। आपको पता है जब रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये वो पॉइंट शो कर रहा है जब फ्रीक्वेंसी जो थी जो फोर्स अप्लाई करी है उसकी वो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यानी कि जब ये कंडीशन आएगी तो एम्पलीट्यूड एकदम से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस हो सकती हैं जो डिपेंड करेगा डैम्पिंग पर। देखिए, अगर आपने डैम्पिंग वहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे तो इससे पहले जो फॉर्मूला देखा था वहाँ से हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डैम्पिंग फैक्टर भी है वहाँ पर तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा, जो हमने रिजल्टिंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस में देखी थी जहाँ पे -kx और -bv ये फोर्सेस भी एक्ट कर रही थी, उसके बाद हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाली थी, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी a0 अपॉन √m² ब्रैकेट में ω² माइनस ω0² होल स्क्वायर प्लस b² ω², वहाँ जहाँ पर b क्या है, यहाँ पर आपका डैम्पिंग फैक्टर है, ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। तो अगर b की वैल्यू ज़्यादा होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर b की वैल्यू कम होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका रेजोनेंस होगा वो शार्प होगा
या फ्लैट होगा। शार्प का मतलब क्या हुआ कि जब कंडीशन आई रेजोनेंस की, यानी कि जब बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, ये कंडीशन है, तो एम्पलीट्यूड एकदम से बढ़ जाए। दोनों में बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा अगर डैम्पिंग क्या है, कम है, अगर बी फैक्टर की वैल्यू क्या है यहाँ पर कम है, तो आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर डैम्पिंग कम है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में जो रेजोनेंस मिलेगा वो आपको शार्प रेजोनेंस मिलेगा। शार्प रेजोनेंस से मतलब ये है कि जब n की वैल्यू n0 आएगी यहाँ पर, जिस कंडीशन में क्या है डैम्पिंग कम है, तो उस कंडीशन में अगर n की वैल्यू n0 आती है तो जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशंस का वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो आपका कर्व है ये आपको शार्प रेजोनेंस शो कर रहा है। दैट मीन्स अगर n की वैल्यू n0 से थोड़ी भी कम या ज्यादा होती है तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। या जब n की वैल्यू n0 की तरफ अप्रोच करती है, मान लीजिए कम है और थोड़ा भी इसको अप्रोच करेगी तो एम्पलीट्यूड तेजी से बढ़ेगा। तो सिंपल शार्प रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, जब क्या होगा डैम्पिंग फोर्स वहां पर स्मॉल होगी या नेग्लिजिबल होगी, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होता है इस केस के अंदर। और अगर n की वैल्यू n0 है तो एम्पलीट्यूड एकदम तेजी से बढ़ जाएगा, और n की वैल्यू अगर n0 से थोड़ी भी अलग होती है तो जो शार्पनेस है वो क्या डिफाइन कर रही है कि एम्पलीट्यूड एकदम से नीचे की तरफ गिर जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्लैट रेजोनेंस क्या कहता है कि अगर डैम्पिंग ज्यादा है, अगर डैम्पिंग ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। यानी कि इस केस में जब n और n0 बराबर होंगे तो जो आपका एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशंस का वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ेगा पहले से के कंपैरिजन में यहाँ पर भी बढ़ेगा, लेकिन डैम्पिंग फोर्स होने की वजह से एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत हाई नहीं आती है। और इस केस में जो हमें कर्व मिलता है वो भी फ्लैट कर्व मिलता है। दैट मीन्स कहीं भी पॉइंट पर जब n की वैल्यू n0 से थोड़ी भी डिफर करेगी तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशंस का वो एकदम से ना गिर के धीरे धीरे घटता है। जबकि शार्प रेजोनेंस में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो तेजी से गिर जाता है, और फ्लैट रेजोनेंस में जब ये वाली कंडीशन अगर नहीं होती है, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट इधर या उधर होता है यहाँ पे, दैट मीन्स वो कंडीशन आ जाए जब n इज नॉट इक्वल्स टू n0 है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू घटती है, लेकिन बिल्कुल तेजी से एकदम उसमें गिरावट नहीं आती है। तो ये क्या है आपकी शार्पनेस होती है रेजोनेंस की। बहुत नेचुरल सा एक एग्जांपल इसका लेते हैं रेजोनेंस का। आर्मी मैन्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब वो किसी ब्रिज को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप मार्च ना करें, यानी कि अपनी ताल मिला के जो वो मार्चिंग करते हैं वो उस पर ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनकी मार्चिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो वो जो ब्रिज होगा वो कोलैप्स कर सकता है। जैसे कि एक बार 1940 में वॉशिंगटन में हुआ भी था कि एक नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ था, जो कि 4 महीने बाद ही विंड की वजह से उस पर जो फोर्स लगी उसकी वजह से उसमें रेजोनेंस हो गया और वो कोलैप्स कर गया था। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल प्रैक्टिकल ले सकते हैं, ट्यूनिंग फोक है, अगर हम उसको साउंड करके एक बार उसको हम क्या करते हैं एक टेबल पे या रबर पैड पे अगर उसको हम स्ट्रक करें और स्ट्रक करने के बाद जब वो साउंडिंग हो जाए और उसको किसी ऐसे बॉक्स के अंदर रख देते हैं जिस बॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम है एयर का, उस वॉल्यूम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो वहां पर भी क्या होगा रेजोनेंस हो जाएगा। एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें हम देखेंगे पोस्ट रेजोनेंस और आपका फ्री ऑसिलेशंस और रेजोनेंस जो होती है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रबर स्ट्रिंग है PQ, और इस रबर स्ट्रिंग से हमने 4 पेंडुलम जो है यहाँ पर हैंग कर दिए हैं, लटका दिए हैं, जहाँ पर जो पेंडुलम B और D है इन दोनों की लंबाई जो है यहाँ पर वो बराबर है। पेंडुलम C जो है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और पेंडुलम A की लंबाई सबसे कम है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, पेंडुलम D को क्या करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाके छोड़ देते हैं। तो जब हम इसको पर्टिकुलर पोजीशन पे डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे तो ये क्या करने लगेगा, अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगा।
अब क्योंकि ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो ये किससे अटैच्ड है, रबर की स्ट्रिंग से अटैच है। तो ये रिंग भी क्या करेगी, ये सॉरी जो स्ट्रिंग है ये भी क्या करने लगेगी, ऑसिलेट करने लगेगी। और इसके ऑसिलेशंस की वजह से बाकी के जो तीनों पेंडुलम है वो भी ऑसिलेशंस स्टार्ट कर देंगे। होगा क्या, इनिशियली डी फ्री ऑसिलेशंस यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, इसकी वजह से बाकी बॉडीज भी क्या करने लगी, ऑसिलेट करने लगी। अब ए और सी पहले इनके ऑसिलेशंस इरेगुलर रहे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या करा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कि हमें डी की वजह से क्योंकि ऑसिलेशन स्टार्ट हुए हैं, यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, डी की फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि बी जो पेंडुलम है उसकी लेंथ किसके बराबर है, डी पेंडुलम की लेंथ के बराबर है। तो दैट मीन्स कि बी क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा जब तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डी की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वहां पर। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और सी जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स्ड ऑसिलेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों किसकी हेल्प से ऑसिलेशन कर रहे हैं, डी पेंडुलम। दैट मीन्स जो डी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से ये और ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ए और सी के जो ऑसिलेशंस हैं वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं, डी के ऑसिलेशन जो है यहाँ पर ये फ्री ऑसिलेशन है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। अब क्योंकि बी और डी की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर है और बी किससे ऑसिलेट करने लगा है, किसके इफेक्ट में, डी के इफेक्ट में। अब बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, डी के बराबर है, और डी की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स बी के बराबर है। दैट मीन्स कि जो बी के ऑसिलेशंस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस कहेंगे। तो सिंपली क्या है, यहाँ पर डी से ऑसिलेशन स्टार्ट हुए, डी फ्री ऑसिलेशंस कर रहा है, ए और सी डी की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों पर अप्लाई की गई है। तो ए और सी क्या कर रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस कर रहे हैं। अब बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी कि ये कह सकते हो बी भी किसकी वजह से ऑसिलेट कर रही है, डी की वजह से, जिसकी फ्रीक्वेंसी बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो बी यहाँ पर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। लास्ट टॉपिक रेजोनेंस में आता है क्यू फैक्टर, दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है, एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो कि हम ये कह सकते हैं किसी भी सिस्टम जो कि रेजोनेट कर रहा है उसमें डैम्पिंग को डिस्क्राइब करता है। जैसे कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्यून्ड सर्किट्स होते हैं, इन सबको क्या करता है, ये इन सब की परफॉर्मेंस को एक तरह से हम कह सकते हैं डिफाइन करता है। तो ये डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ये एक्चुअल में हमें क्या बताता है कि पर ऑसिलेशंस जो भी डैम्पिंग की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है तो उसका एक डेटा ये हमको देता है। मैथमेटिकली इसको हम निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है ऑसिलेटर के अंदर, अपॉन एनर्जी लॉस्ट इन वन ऑसिलेशन, एक एनर्जी में कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है। यानी कि ऊपर भी आप क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, और नीचे भी एनर्जी दे रहे हो, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट इसकी नहीं होती है, सिर्फ ये क्या है, एक रेशियो है जो आपको डिस्क्राइब करती है कि किसी भी रेजोनेटर के अंदर डैम्पिंग कितनी है। तो डैम्पिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर का यूज करते हैं।